हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ गया हूं बायोलॉजी जीव विज्ञान का लेसन 2 श्वसन। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पोषण लेसन 1 तो जाकर के देखिए, इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही ब्रीफ तरीके से हमने वहाँ पे चर्चा किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं श्वसन जीव विज्ञान बायोलॉजी लेसन 2, ठीक है। आप लोग इसका जो है ऐसे ही माइंड मैप बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, हर तरह के क्वेश्चन आंसर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए बाबू, श्वसन होता क्या है। तो अगर मैं बेसिकली बोलूँ श्वसन क्या होता है, तो श्वास का लेना और छोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। वैसे हमने यहाँ पे चर्चा किया है। श्वसन की क्रिया सबसे पहली चीज़ जो होगी वो सजीवों में होगी। सजीव क्या होता है, सजीव हम पादप को भी कहते हैं और जंतु को भी कहते हैं। तो सजीव दो तरह के होते हैं, एक पादप और दूसरा जंतु, ठीक है। और याद रखिएगा श्वसन हमेशा कहाँ पे होगा, तो श्वसन हमेशा होगा पादप और जंतु में, यानी सजीवों में। तो देखिए श्वसन के द्वारा ही क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। सजीवों में जो भोजन का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब देखिए भोजन का पाचन तो हो गया, भोजन के पाचन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, याद रखिएगा। तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, श्वसन होता है ना। और याद रखिएगा श्वसन में जो होता है वो दो तरह की गैसें यूज़ होती है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जंतु जो होता है, जंतु वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और भोजन का क्या करता है, पाचन करता है, और भोजन का पाचन करके ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जो पादप होता है, पादप यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, पादप को पेड़ पौधे कहते हैं और जंतु को पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी जीव हैं सबको जंतु कहते हैं। तो याद रखिएगा पेड़ पौधे जो श्वास ग्रहण करता है वो क्या ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो छोड़ता है वो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। और इस प्रकार से दोनों में भोजन का पाचन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने O2 के बारे में चर्चा किया हुआ है। O2 यानी कि O2 और CO2 ही श्वसन के गैस हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, श्वसन के गैस क्या क्या हैं, O2 और CO2। देखिए O2 जो होता है वो O2 जो होता है वो शुद्ध जंतु अशुद्ध पेड़ पौधों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि O2 शुद्ध किसके लिए होता है, जंतु के लिए, और अशुद्ध किसके लिए होता है, पेड़ पौधों के लिए। मतलब जिसके लिए शुद्ध होता है वो ग्रहण करेगा और जिसके लिए अशुद्ध होता है वो छोड़ देगा, वो अपने पास नहीं रखेगा। तो याद रखिएगा O2 शुद्ध होता है जंतुओं के लिए और अशुद्ध होता है पेड़ पौधों के लिए, इसीलिए पेड़ पौधे O2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। CO2 पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, शुद्ध होता है, और अशुद्ध किसके लिए होता है, जंतुओं के लिए। इसीलिए जंतु यानी हम सभी लोग जीव जितने भी हैं पेड़ पौधों को छोड़कर सभी CO2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा और समझ लीजिए, CO2 को कौन ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पे CO2 यहाँ पे है, CO2 को कौन ग्रहण करता है, पादप। और पादप क्या छोड़ देता है, O2। देख लीजिए CO2 को कौन ग्रहण करेगा, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे किसको छोड़ देगा, O2 को छोड़ देगा। यानी O2 एक गैस है, CO2 भी एक गैस है जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है, और इसी के द्वारा यही CO2 और O2 के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, अब O2 को कौन ग्रहण करेगा, O2 को जंतु ग्रहण करेगा, और फिर जंतु क्या छोड़ देगा, CO2। फिर यही CO2 को कौन ले लेगा, फिर यही CO2 को पादप ले लेगा। देखिए यहाँ पे मैंने और अच्छे से समझाया है। श्वसन, श्वसन में दो गैसें शामिल होती है, एक O2 और दूसरा CO2। CO2 को कौन ग्रहण करेगा, पेड़ पौधे, पादप, और पेड़ पौधे क्या छोड़ देगा, O2। फिर O2 को कौन ग्रहण कर लेगा, जंतु। फिर जंतु क्या छोड़ देगा, CO2। फिर CO2 को कौन ग्रहण करेगा, पादप, है ना। और इस प्रकार से देखिए एरो का निशान जो बनाया गया है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया होगा। ऐसे ही आप इसको छाप लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए श्वसन किसे कहते हैं। देखिए श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। अभी हमने आपको बतलाया कि श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि श्वसन से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी जंतु। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं, और इसी से उसको ऊर्जा मिलती है। देखिए बाबू O2, हम यहाँ जंतुओं की थोड़ा सा बात कर लें। अगर जंतुओं में यानी कि हम लोगों में, जंतु को हम लोग प्राणी कहते हैं, जंतुओं में, है ना, जैसे घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, सभी मनुष्य सभी जंतु कहलाते हैं, और पेड़ पौधे को पादप कहते हैं। तो किसी भी जंतु में O2 जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगी, ऊर्जा होगी। जितना ज़्यादा
O2 भोजन उतने अच्छे से पचेगा और उतना ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। लेकिन मान लीजिए O2 कभी हमारे बॉडी में कम हो गया, कम 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 कम, ठीक है, एरो का निशान कम दिखा रहा है, ये एरो का निशान ज़्यादा दिखा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो हमारा भोजन अच्छा से नहीं पचेगा, और भोजन अच्छा से नहीं पचेगा तो हमें थकान होगी, हमें नींद आएगी, शरीर में दर्द बनेगा, शरीर में एक लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा जो शरीर के लिए दर्द का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे गंभीर बीमारियाँ भी हमें हो सकती है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, श्वसन का दूसरा परिभाषा भी देखिए। पहला परिभाषा तो ये है कि श्वसन सभी प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब श्वसन एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, एक काम है, ठीक है, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे श्वास लेना एक काम है, श्वास छोड़ना एक काम है, जिसके लास्ट में ना लगा हुआ हो उसी को तो क्रिया कहते हैं। और यह श्वसन क्या है? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना एक क्रिया है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रक्रिया, है ना। तो श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए, श्वसन का दूसरा परिभाषा, श्वसन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है एवं शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शरीर से बाहर किया जाता है। बहुत सिंपल है, श्वसन एक ऐसी क्रिया का नाम है जिसके द्वारा बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपने अंदर शरीर में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसे हम लोग छोड़ते हैं बाहर, यही तो है श्वसन। चलिए, अब आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, श्वसन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के, एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। अपनी कॉपी में ऐसे ही आप लोग बना लेंगे। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होती है ना, अवायवीय श्वसन कहलाती है। इस श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, यह बहुत कम होता है, अवायवीय श्वसन कहलाती है। देखिए, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होती है, बस इतना याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इस श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका का जो सबसे बाहरी परत होता है ना, उसी को बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, फिर सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति, फिर उसके भीतरी परत को कोशिका, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि देखिए सभी बच्चे, देखिए मान लीजिए ये हमारी कोशिका है। तो देखिए बाबू, ये जो हमारी कोशिका होती है इसके बाहर भी एक परत होती है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये बाहरी परत को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। और इसको नाम देते हैं जो ये वाला परत है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो अंदर वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसी कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, है ना, गोल्जी उपकरण पाया जाएगा, गोल्जी काय पाया जाएगा, ऐसे बहुत तमाम अंग पाए जाएंगे कोशिका के। तो ये जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के जो अंदर वाला पार्ट होता है, यही पूरा का पूरा जो घेरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा नहीं बनता है या बहुत कम बनता है, अवायवीय श्वसन कहलाती है। वायवीय श्वसन क्या होता है? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होती है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन रहेगा तभी ये घटित होगा, ठीक है। इस श्वसन की क्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, टेंशन मत लीजिएगा। कोशिका द्रव्य, ये देखिए, ये पूरा कोशिका द्रव्य है और यहीं पर एक ऐसे लंबी ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसे लंबी संरचना पाई जाती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और जो वायवीय श्वसन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर यानी कोशिका द्रव्य में होगा, ठीक है। तो आप इस बात को याद रख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का बहुत अधिक निर्माण होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। इसलिए तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का बिजली घर, है ना। ऊर्जा का क्या कहा जाता है? बिजली घर, क्योंकि ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनेगी, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी, वहीं संग्रहित होगी, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए बाबू, ग्लूकोज को हम लोग भोजन कहते हैं, ठीक है। और अगर ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज अपना काम करना शुरू करेगा, अगर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर ग्लूकोज भोजन हमारे बॉडी में गया और हमको अच्छा से ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब अवायवीय श्वसन, तो इस अवस्था में देखिए पाइरूवेट का निर्माण होता है हमारी बॉडी में। भोजन ही क्या बन जाता है आगे जाकर, पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन वाला अणु है एक, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भोजन जब हमारी बॉडी में गया तो पाचन का क्रिया शुरू हुआ। पाचन की क्रिया कब होगी, जब अवायवीय श्वसन में होगी, मतलब हमको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अनुपस्थिति होगी ऑक्सीजन, हमारी कोशिकाओं को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसी को कहते हैं अवायवीय श्वसन। और इस अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो भोजन है वही क्या बन जाता है, आगे बताइए, आगे बन जाता है पाइरूवेट। ये 3 कार्बन वाला एक अणु होता है। फिर इसी पाइरूवेट का देखिए पाचन होगा, इसी पाइरूवेट का क्या होगा, पाचन होगा। इसी पाइरूवेट का आगे पाचन होता है। अगर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाचन हो सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाचन हो सकता है, ऑक्सीजन का अभाव में पाचन होगा। तो आगे मैंने इसको देखो यहाँ पे ऐसे समझाया है, अच्छे से देखना। जब हमने भोजन लिया, भोजन अपना क्रिया, पाचन की क्रिया संपन्न किया, पेट में जाने के बाद भोजन पचना शुरू हो जाता है। और वायवीय श्वसन में अगर भोजन है तो सबसे पहली चीज़, हम जब भोजन को लेते हैं ना, तो हमारा अवायवीय श्वसन ही एक्टिव होता है और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, पाइरूवेट ही बनता है। और यही पाइरूवेट आगे इसका पाचन होता है हमारे बॉडी में। कभी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाचन होगा, कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाचन होगा, कभी ऑक्सीजन का अभाव। इसका क्या मतलब है कि हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही है, फिर हमारी कोशिका, क्योंकि भोजन का पाचन हमेशा कोशिका में ही होगा, ठीक है, हमारे शरीर में, हमारी शरीर कोशिकाओं का बना होता है और वहीं पे होगा भोजन का पाचन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन का अभाव में। चलिए अब देखिए, यही पाचन बाद में जाकर के पाइरूवेट का ही जब पाचन होता है तो ऊर्जा बनता है, एटीपी के रूप में बनता है ऊर्जा, और यही एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जमा होती है। चलिए देखिए बाबू, अगर भोजन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, याद रखिएगा सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, है ना, ईस्ट में, कहाँ पे, ईस्ट में इथेनॉल बनाएगा, है ना, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऊर्जा नहीं बनाएगा, है ना। पाइरूवेट जो है, पाइरूवेट का विखंडन ईस्ट में हो जाता है और ईस्ट में ही हमारे बॉडी का ही अंग है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। और परिणाम क्या होता है कि इथेनॉल बन जाता है और नशा जैसा इथेनॉल। याद रखिएगा, आप भोजन खाइए और भोजन खाने के बाद आपको सही से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा ना कि आपको थकान जैसा, नशा जैसा फील होगा। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में भोजन इथेनॉल बना रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ईस्ट में बनता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का पाचन होगा, परिणाम क्या होगा, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी आपको, जल भी आपका अच्छा से बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। मतलब आपको ऊर्जा कहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का पाचन हो रहा है, पाइरूवेट का पाचन हो रहा है, पाइरूवेट का पाचन हो रहा है एक बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ईस्ट में, एक बार पाचन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ ऊर्जा बन रहा है, यहाँ इथेनॉल बन रहा है, शराब, नशा, ठीक है, इथेनॉल को शराब भी कहते हैं, नशा, यही सब केमिकल यौगिक बन जाता है हमारे बॉडी में। और एक ऑक्सीजन का अभाव, हमको ऑक्सीजन मिला ही नहीं, मतलब हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिला ही नहीं, तो कहाँ पे, हमारे मांसपेशी में, ठीक है, परिणाम क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, तो हमारे मांसपेशियों में। और अगर लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में बनेगा तो हमारे, अगर मांसपेशियों में कभी दर्द होता है ना, दर्द, तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। लैक्टिक अम्ल कब बनता है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अभाव होता है, ठीक है। एकदम कब होता है ये, मान लीजिए हमने बहुत सारा शारीरिक श्रम किया और शारीरिक श्रम के दौरान हमारा बहुत सारा ऑक्सीजन खर्च हो जाता है और हम ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इस अवस्था में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है और हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो बाबू, किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन, इस बात को ध्यान रखना, किण्वन क्या है। देखिए, जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है तो इसे ही किण्वन क्रिया कहते हैं। किण्वन क्रिया ईस्ट में संपन्न होती है। देखो कितना आसानी से किण्वन को मैं भी समझा दूंगा। देखिए, यही ग्लूकोज जब क्रिया करके पाइरूवेट बनाता है और यही पाइरूवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं किण्वन क्रिया। और ये किण्वन क्रिया कहाँ संपन्न होती है बताइए, हमारे ईस्ट में, ठीक है, बॉडी पार्ट का ही ईस्ट अंग है। तो याद रखिएगा, भोजन पहले पाइरूवेट में बदलेगा और यही पाइरूवेट आगे इसका 3 अवस्था में पाचन होगा। पहली अवस्था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भोजन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इसी को ही किण्वन क्रिया कहते हैं और ये कहाँ संपन्न होती है, ईस्ट में संपन्न होती है, ठीक है। चलिए देखिए, जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में बदल जाता है तो इसे ही किण्वन क्रिया कहते हैं। किण्वन क्रिया ईस्ट में संपन्न होती है। आगे देखिए, मैंने आपको बताया है
कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को लिख लेंगे आप लोग। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। देखिए, एक तरफ मैंने अवायवीय श्वसन लिखा, एक तरफ मैंने वायवीय श्वसन लिखा। यहाँ पे देखिए, अवायवीय श्वसन में यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होती है और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होती है। याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए, आपको बताया गया था कि अवायवीय की क्रिया हमेशा कोशिका द्रव में संपन्न होती है और वायवीय की क्रिया हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। सिंपल है, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, इसमें ऊर्जा का निर्माण ना के बराबर होता है, ठीक है। अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को आगे और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, खेल के खिलाड़ी को अधिक खेलने पर उसके शरीर में दर्द होने लगता है, क्यों। तो याद रखिएगा, शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो इसका बस एक ही कारण है, लैक्टिक अम्ल। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा थकान होने से या ज़्यादा शारीरिक श्रम करने से, तो रीज़न है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। मजदूर जब अधिक काम करते हैं तो उसके शरीर में दर्द होने लगता है, क्यों। अभी आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। देखिए, यहाँ बताया था ना, ऑक्सीजन की अभाव में मांसपेशी में, है ना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है और हमारे शरीर में दर्द का कारण बनता है, यही लैक्टिक अम्ल। चलिए देखिए, अगर अधिक पैदल चलने या दौड़ने पर हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाती है, क्यों। तो देखिए बाबू, यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाया हूँ। बड़ा ही मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, क्योंकि बोर्ड पर एक क्लास में पूरा बायोलॉजी ख़त्म करना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे बतला रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में। तो इस तरह से आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मेरे पास और भी चीज़ें आ सकें और मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँ। चलिए, ये यूट्यूब पे फ्री क्लास है आप लोगों का, इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा पैसा इधर उधर खर्च मत कीजिए, आप इस पर पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं, ठीक है। मैं भी एक विश्वसनीय संस्था चलाता हूँ और मैं कई सैकड़ों बच्चों को अच्छे टॉप मार्क्स दिलवा चुका हूँ, तो आप लोग भी इस पर विश्वसनीय रह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अधिक पैदल चलने या दौड़ने पर हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाती है, क्यों। देखिए, अधिक कार्य जैसे खेलना, दौड़ना, मजदूरी करना, अगर हम अधिक कार्य करते हैं तो अधिक कार्य करने से शरीर में ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी। क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन एक लेवल तक रहती है और अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कब ज़्यादा होगी, जब हम सुबह सुबह योगा करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, दौड़ेंगे, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, योगा करेंगे ही नहीं, प्राणायाम वगैरह करेंगे ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी और इस प्रकार से हम जल्दी थकेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती है वो ऑक्सीजन के बल पर ही तो जिंदा रहती है, और अगर हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी। हमारे देखिए, अधिक कार्य करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी से हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का क्या, हमारे मांसपेशियों में, यहाँ पे मैं लिख दीजिएगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में दर्द का क्या बनता है, कारण बनता है। चलिए, तो थकान क्यों होता है, कारण है O2 शरीर में जब कम हो जाता है तब बनता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। O2 के कमी से शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण बनेगा और लैक्टिक अम्ल ही हमारे शरीर में दर्द का कारण बनता है। चलिए आगे देखिए बाबू, चलिए अब हम बात करते हैं कि श्वसन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। श्वसन पादप में होता है और जंतु में होता है, आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो पादप में श्वसन कहाँ कहाँ होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पादप के कई अंग होते हैं, जैसे जड़ होते हैं, तना होते हैं, है ना, पत्तियाँ होती है कि नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों में, पादपों में जो श्वसन होता है वो जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्तियों में भी होता है, तीनों में होता है, ठीक है। जड़ में एक मूल रोम होता है, क्या होता है बाबू, मूल रोम, याद रखिएगा, मूल रोम, और इसी मूल रोम के माध्यम से जड़ में श्वसन की क्रिया होती है। कभी भी पूछा जा सकता है जड़ में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो मूल रोम के द्वारा होता है। देखिए थोड़ा सा, ये मूल रोम क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित श्वसन गैसों को ग्रहण करता है। हमारी मिट्टी के कणों में भी, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है, जड़ के मूल रोम, और पेड़ पौधों को पोषण देते हैं, जड़ों को पोषण देते हैं। तना में देखिए अपनी त्वचा से श्वसन गैसों को ग्रहण करता है। तना में, है ना, वातरंध्र पाया जाता है, वातरंध्र, ठीक है। तना में जो कड़ी कड़ी भित्तियाँ होती हैं, कड़े कड़े जो आवरण होते हैं, उसी को वातरंध्र कहते हैं और इसी वातरंध्र के माध्यम से तना भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और श्वसन क्रिया को
पूरा करता है। फिर पत्तियाँ, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, रंध्र, ठीक है, याद रखिएगा, रंध्र जिसको स्टोमाटा कहते हैं, और इसी स्टोमाटा का प्रयोग करके श्वसन गैसों को ग्रहण करता है पेड़ पौधे, है ना, याद रखिएगा। तो स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा मतलब रंध्र होता है और इसी स्टोमाटा के माध्यम से श्वसन गैसों को ग्रहण करती है। देखिए मैंने एक पत्तियाँ बनाया है यहाँ पे, और इस पत्तियों में मैंने छोटे छोटे छिद्र दिखलाया है जिसके माध्यम से ये ग्रहण होता है। चलिए अब देखिए क्या लिखवाया है, तीनों मिलकर, कौन कौन, जड़, तना और पत्तियाँ, तीनों मिलकर श्वसन करते हैं, याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है ये, है ना, तीनों मिलकर। और ये जब तीनों मिलकर करते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं, विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेड़ पौधे या पादप किस विधि से श्वसन करते हैं, तो याद रखिएगा विसरण क्रिया। यह विसरण क्रिया क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जिसके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है, श्वसन अंग, श्वास को ग्रहण करने और छोड़ने के लिए, तो वो अपने शरीर के सतह से ही श्वसन गैसों को ग्रहण भी करते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं। तो जो शरीर के सतह से ही श्वसन गैसों को छोड़ते हैं और बाहर करते हैं उसी को कहते हैं विसरण। विसरण का मतलब क्या है, शरीर के सतह से गैसों को छोड़ना, बाहर करना, ठीक है। तो याद रखिएगा पेड़ पौधों में पत्तियाँ, तना, जड़, ये सब शरीर के सतह हैं पेड़ पौधे के, और इसी से वो गैसों को बाहर भी करते हैं और छोड़ते भी हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से विसरण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है, वही जो ऊपर समझाया इसी को यहाँ पे देखो लिखवाया गया है कि पौधों में श्वसन के लिए जड़, तना और पत्तियाँ तीनों जिम्मेदार होता है, ठीक है। विसरण क्रिया के दौरान श्वसन गैस आदान प्रदान किया जाता है। विसरण क्रिया का मतलब शरीर के सतह से, ठीक है, विसरण क्रिया के दौरान श्वसन गैस का आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जंतु। अब जंतु में दो तरह के जंतु होते हैं, एक निम्न श्रेणी के जंतु और दूसरा उच्च श्रेणी के जंतु। तो चलिए निम्न श्रेणी के जंतु यानी कि एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब एक कोशिकीय जीव है। इसमें यह तीनों श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह से ही करता है और इसी को कहते हैं विसरण क्रिया द्वारा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब में श्वसन कैसे होता है, तो आप कहिएगा विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए उच्च श्रेणी के जंतुओं में यानी बहुकोशिकीय जीवों में, मतलब हम लोगों में कैसे श्वसन होता है, तो हम लोगों में श्वसन विसरण क्रिया से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि श्वसन के लिए हमारे पास विशेष अंग होते हैं। हमारे पास नाक होता है, फेफड़ा होता है, जिसके द्वारा हम श्वसन गैसों को बाहर भी करते हैं और लेते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं। लेकिन चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, हाइड्रा हो, पेड़ पौधे हों, ये सब के पास कोई विशेष अंग नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इसमें श्वसन कैसे होता है, इसमें श्वसन होता है विसरण क्रिया के माध्यम से, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम लोगों में विसरण क्रिया के माध्यम से नहीं। विसरण क्रिया का मतलब शरीर का सतह, बस इतना याद रख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। देखिए श्वसन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो श्वास नली या ट्रेकिया पाया जाता है ना, गिल्स पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। ये पूरे जंतु के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जंतु में मछली भी आ जाएंगे, केंचुआ भी आ जाएंगे, मच्छर भी आ जाएंगे, खटमल भी आ जाएंगे, ठीक है, रेंगने वाले जीव भी आ जाएंगे, जलीय जीव, स्थलीय जीव, है ना, जो ऊपर उड़ते हैं, नभचर वाले जीव, वो सभी प्रकार के जीव यहाँ पे समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो श्वसन अंग होते हैं और श्वसन अंगों को ही श्वास नली भी कहते हैं और श्वास नली को ही हिंदी में इसको ट्रेकिया भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं, हिंदी में श्वास नली कहते हैं, गिल्स और फेफड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग जीवों के श्वसन अंगों के नाम, मतलब कौन कौन से जीव हैं और उनके कौन कौन से अंग हैं, श्वसन अंग है जिससे वो श्वास ग्रहण करता है। श्वसन अंग का मतलब जिससे वो श्वास ग्रहण करता है, ठीक है। तो जीवों का नाम और इधर श्वसन अंग। देखिए कीट किसे कहते हैं, जैसे टिड्डा, तिलचट्टा, है ना, तो ये सब कीट होते हैं, याद रखिएगा, ये सब कीट होते हैं, है ना, टिड्डा, तिलचट्टा, ये सबको कीट कहते हैं। और इसमें जो श्वसन अंग है उसका अंग क्या है, ट्रेकिया। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि टिड्डा का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया, कीट का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया, मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब भी कीट ही हैं, ठीक है, ये सब भी कीट ही हैं, है ना। और इसके अच्छा कीट का अगर मैं साधारण सा परिभाषा देना चाहूँ, कीट कहेंगे किसको, तो याद रखिएगा कीट उसे कहेंगे, वैसे जीव को कहेंगे जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसका रक्त लाल नहीं होता है, तो उसको कीट कहेंगे, है ना। तो जैसे टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी, ये सब का रक्त कभी लाल नहीं होता है। मच्छर का भी रक्त लाल नहीं होता है, वो मनुष्यों का रक्त पी करके
उसके ब्लड में लाल रंग आ जाता है। लेकिन अगर कोई मच्छर जब रक्त नहीं पिया हुआ होता है तो आप उसे कभी मार कर देखना उसका रक्त लाल नहीं होता है। खटमल को भी आप कभी ऐसे मार कर देखना, जो रक्त नहीं पिया हुआ होता है, खून पिया हुआ नहीं होता है, तो उसका भी रक्त लाल नहीं होता है। तो कीट पहचानने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है कि जिसके रक्त लाल नहीं होते हैं उसे ही कीट कहते हैं। अब आप पहचान लोगे आराम से, ठीक है। तो इसमें जो जितना भी होता है कीट, उसमें एक ट्रेकिया पाया जाता है जिससे श्वसन गैस आदान प्रदान होता है, या ट्रैकियोसॉल, ठीक है, ट्रैकियोसॉल। मछली, झींगा, सीप, ये सब जलीय जीव है। मछली, झींगा, सीप, ये तीनों नाम याद रखिएगा। इसमें जो श्वसन अंग होता है उसको गिल्स कहते हैं, गिल्स, ठीक है, गिल्स। मनुष्यों तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्यों तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, है ना, फेफड़ा होता है विशेष अंग श्वसन के लिए। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखवाया है, देखिए। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। हीमोग्लोबिन O2 का पूरे शरीर में भार होता है। मतलब हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाता है, यही काम है हीमोग्लोबिन का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रक्त की कमी किसके कारण होती है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, आयरन करता है, लोहा करता है। अगर शरीर में लोहा की कमी हो जाए तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो कीटों का रंग लाल, कीटों का जो रक्त होगा वो लाल नहीं होगा। कीट, जिस जीव में रीढ़ यानी बैकबोन, हम लोगों में बैकबोन होता है तो हम लोग कीट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कीट जो होते हैं उसके जो रीढ़ होते हैं, बैकबोन होते हैं, वो नहीं पाई जाती है। तो कीट में पैरों की संख्या 6 से अधिक पाई जाती है। तो कीट पहचानने के कई नियम हैं। जिसके रक्त लाल नहीं होंगे कीट कहलाएंगे, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, बैकबोन नहीं होगी, वो कीट कहलाएगी। कीट में पैरों की संख्या हमेशा 6 से ज़्यादा होगी, तो जिसमें पैरों की संख्या 6 से ज़्यादा हो उसको आप लोग कीट कह सकते हो। चलिए, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ये श्वासोच्छ्वास क्या है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बाबू देखो यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ है, अच्छे से आप लोग देख लेना। मान लो ये हमारा बाहरी वातावरण है, ठीक है। बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है। और ये मान लो ये मनुष्य का श्वसन मार्ग है, ये मनुष्य का श्वसन मार्ग, और इसी श्वसन मार्ग से जो है O2 आता है, O2 आता है। पहले देखिए O2 आता है, और O2 आकर के सबसे पहले ये फेफड़ा में जाता है। देखिए यहाँ पे फेफड़ा लिखा हुआ है, फेफड़ा सही से बना नहीं है, बट आप लोग बस समझ लो कि ये फेफड़ा है दो, ठीक है। तो ये फेफड़ा है, फेफड़ा में आया बाहर से, ये बाहर है, वातावरण है इधर, बाहर पूरा वातावरण मान लो, समझ लो। O2 आया, आया फेफड़ा में गया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से फिर कहाँ गया O2 गया रक्त के साथ, रक्त के साथ मिल गया O2। रक्त के किस भाग के साथ मिला, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन O2 को लेकर के कहाँ जाता है, भोजन के साथ जाता है, और भोजन का कर देता है पाचन। अब भोजन का हो गया यहाँ पे पाचन, तो भोजन का पाचन करेगा तो क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से सुन लो, O2 आया, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिला, यही रक्त के हीमोग्लोबिन O2 को आगे लेकर गया, भोजन का पाचन किया, और यही भोजन का पाचन से बन गया ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है भोजन का पचना, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया, मतलब भोजन को ऑक्सीजन मिल गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके ऊर्जा बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, ठीक है, बना दिया। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया। ग्लूकोज का मतलब भोजन ही होता है, याद रखिएगा, और भोजन का ऑक्सीकरण हो गया यहाँ पे। फिर CO2 जो बना वो शरीर के लिए सही नहीं होता है, तो इस ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रख लेंगे, और इस CO2 को देखिए यहाँ पे रक्त के साथ फिर CO2 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, फिर ये मिल जाएगा, और ये दूसरे फेफड़े से होकर के ये ऐसे फिर ये CO2 फिर शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, देखिए प्रश्वास किसे कहते हैं, प्रश्वास। तो फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करना प्रश्वास कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बाबू, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण किए तो इसी को प्रश्वास कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन को जब शरीर के अंदर ले जा रहे हैं तो इसको प्रश्वास कहेंगे। देखिए, ठीक है। तो फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करना प्रश्वास कहलाता है। और उच्छ्वास, उच्छ्वास किसे कहते हैं, फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है, उच्छ्वास कहलाता है। तो समझने का प्रयास कीजिए। जब हमने ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लिया तो प्रश्वास, और फिर इसी यहाँ पे जब हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो उसको जब हम शरीर से बाहर कर दिए तो उसी को उच्छ्वास कहते हैं। और यही प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिलकर कहलाता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि CO2 का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव के शरीर में, जंतु के शरीर में। अच्छा, O2 का निर्माण कहाँ होता है, तो पादप के शरीर में।
ठीक है, आप लोग याद रखना, याद रख पाओगे। अच्छा, पादप के शरीर में किस भाग में होता है, तो याद रखना पत्तियों में, ठीक है। चलो, तो उच्चवास भी समझ में आया होगा। फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना ही उच्चवास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? प्रश्वास और उच्छ्वास के दोनों क्रियाओं को ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है तो उसको ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए आगे देखिए सभी बच्चे। नोट: नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फेफड़ा। देखिए मानव श्वसन तंत्र, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मानव श्वसन तंत्र समझाने का प्रयास किया है। मानव श्वसन तंत्र, सबसे पहले नासिका छिद्र आता है, हमारा नाक, फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है, भाग होता है श्वसन अंग का, फिर ट्रेकिया आता है, ठीक है, और ट्रेकिया के बाद फेफड़ा आता है। ये 4 भाग होते हैं श्वसन अंग के। देखिए नासिका छिद्र, दूसरे नंबर में स्वर यंत्र जिसको लैरिंग्स कहते हैं, और तीसरे नंबर में श्वास नली जिसको ट्रेकिया कहते हैं, और 4 नंबर में फेफड़े। यही चारों मिल करके क्या कहलाता है? मानव श्वसन तंत्र। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट: मनुष्यों में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। याद रख लीजिएगा, मनुष्यों में ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर। मनुष्यों में ट्रेकिया का जो व्यास होता है, मोटाई होती है, वो कितनी होती है? 16 मिलीमीटर। लंबाई 11 सेंटीमीटर, और ट्रेकिया का जो व्यास होता है, मोटाई, ठीक है, वो कितना होता है? 16 मिलीमीटर। व्यास का मतलब मोटाई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है: मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखें। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखें। क्या होगा? जीवों का नाम एक तरफ श्वसन अंग। मछली में कौन सा श्वसन अंग होता है? गिल्स। केंचुआ में कौन सा श्वसन अंग होता है, बताओ तो। अच्छा, मच्छर में वायु नलिकाएं, वायु नलिकाएं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेकिया कह रहे थे या ट्रेक्यूसॉल कह रहे थे, यही चीज़ है, वायु नलिकाएं हो सकती है, या इसी को ट्रेकिया कहते हैं, या इसी को ट्रेक्यूसॉल कहते हैं। इसी से मच्छर, जितने भी कीट पतंग होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी अपना श्वास ग्रहण करता है, छोड़ता है। मनुष्यों में श्वसन अंग का नाम बताइए, फेफड़ा। कछुआ में बताइए, फेफड़ा। तो ये सभी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? बाह्य श्वसन, तो याद रखिएगा, श्वसन की वह विधि जिसमें जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है एवं CO2 को बाहरी वातावरण में छोड़ देता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। सिंपल, हम लोग बाह्य श्वसन ही तो करते हैं, हम लोग बाह्य श्वसन ही करते हैं ना। हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर बाहर ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो बाह्य श्वसन सिंपल है। चलिए, पौधों में श्वसन कैसे होता है? अभी तो बताया कि पौधों में श्वसन कौन कौन करता है। जड़ करता है, तना करता है, पत्तियां करता है, विसरण क्रिया के द्वारा करता है। सिंपल। देखिए, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित रंध्र स्टोमाटा के द्वारा किया जाता है। पत्तियों में CO2 एवं O2 को विसरण क्रिया के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने पत्तियों को दिखाया है, आप ये भी लिख सकते हो जड़ों में भी होता है, तनों में भी होता है, ठीक है। जड़ में किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा श्वसन होगा। तना में किसके द्वारा? वात रंध्र के द्वारा श्वसन होगा। और बताइए पत्तियों में किसके द्वारा? तो रंध्र, रंध्र जिसको स्टोमाटा कहते हैं, इसके द्वारा श्वसन होगा। सिंपल। सजीवों के 4 लक्षण बताइए। देखो बाबू, आपसे एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। सजीवों के 4 लक्षण बताइए। देखिए सजीव, मान लीजिए आप सजीव हो, हम सजीव हैं, तो हम सब में क्या होगा? पोषण होगा, तभी तो हम लोग जीवित हैं। बिना पोषण का क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं। क्या बेंच में, कलम में, कॉपी में, ये सब में क्या श्वसन होगा? नहीं होगा। जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, क्या इसमें श्वसन होगा? नहीं होगा। तो ये सजीव नहीं है। पोषण नहीं होगा तो सजीव नहीं है। तो सजीव का जो लक्षण, पहला लक्षण होता है, उसमें पोषण होना, उसमें श्वसन होना, वो श्वास लेगा। परिवहन होना, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। परिवहन होना, उत्सर्जन का होना, परिवहन का मतलब शरीर में रक्त का दौड़ना, उत्सर्जन का मतलब जो हमारे शरीर में गंदा पदार्थ है उसका शरीर से बाहर निकलना। जनन होना, है ना, सेक्स की क्रिया, ठीक है, हाँ, संभोग की क्रिया, सेक्स होना, जनन होना। तो ये सभी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जनन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। जनन, जनन का मतलब सेक्स क्रिया, जिसके द्वारा, जनन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे ही संतति या अपने जैसे ही जीवों को जन्म देता है, उसे ही जनन कहते हैं, ठीक है। यानी सेक्स क्रिया बायोलॉजी के हिसाब से अच्छा है। तो मान लो कोई समाज में सेक्स क्रिया या सेक्स के बारे में कोई बात करता है तो उसे बुरा माना जाता है। नहीं, सेक्स पे बात करना, सेक्स के बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना कहीं से भी बुरी बात नहीं है। जितना हो सके उतना जानना चाहिए कि ये कैसा चीज़ है, ठीक है। आगे मैं, आप लोग इस वीडियो में बने रहो, आगे जब मैं लेकर के आऊँगा, जनन चैप्टर इसमें है एक, तो मैं वहाँ पे विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है इस चीज़ को जानने का कि हमको जनन चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए,
श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लोग बचपन में जरूर पढ़े होंगे दहन, कोई भी वस्तु जब जलती है तो उसी को दहन कहते हैं। कोई भी वस्तु, कागज, कपड़ा, लकड़ी, गोईठा, कोयला, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब जलती है तो उसे ही दहन कहते हैं। यहाँ पे समझिए श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन और दहन, देखिए बाबू, बाहरी वातावरण से जब O2 को ग्रहण कर भोजन का पाचन करते हैं तो वही श्वसन कहलाता है। श्वसन बताए थे कि बाहर से हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे और उससे भोजन का पाचन हो जाएगा, तो यही श्वसन है। लेकिन दहन क्या होता है? दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन रहेगा तभी पदार्थ जलेगा, और जब पदार्थ जलेगा तभी उसी को दहन कहते हैं। सिंपल, कोई भी पदार्थ जल रहा है मतलब दहन हो रहा है, और पदार्थ तभी जलेगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, कोई भी वस्तु जल रही है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया कई बार, याद रख लेना इसको। श्वसन में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। ऊष्मा का मतलब हीट, गर्मी, और प्रकाश का मतलब लाइट, रोशनी, ठीक है, उजाला। तो श्वसन जब होता है तो क्या हमारे बॉडी में ऊर्जा, गर्मी पैदा होता है, ऊष्मा पैदा होता है, हीट पैदा होता है। क्या हम किसी को छू देंगे तो क्या वो जल जाएगा? नहीं जलेगा ना। क्या हम लाइट पैदा करते हैं? नहीं करते। तो श्वसन में कभी लाइट यानी प्रकाश और कभी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब दहन होगा तो याद रखिएगा, दहन जब होगा, जहाँ वस्तु जलेगी, आप उसके करीब जाओगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी। अब आग जल रही है, आप क्या हाथ से छू सकते हो आग को? नहीं, यानी ऊष्मा पैदा हो रहा है। प्रकाश, लाइट भी होता है, यानी कि रोशनी भी पैदा होता है, दोनों उत्पन्न होता है। सिंपल है। श्वसन की क्रिया केवल सजीव में होती है, याद रखिएगा, श्वसन की क्रिया केवल सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होगी। लेकिन दहन की क्रिया सजीव में भी, सजीवों को भी जलाया जा सकता है। अगर अभी आपको पेट्रोल या कैरोसिन तेल छिड़क कर जला दिया जाए तो क्या आप जलोगे कि नहीं? जल जाओगे ना भाई मेरे। बस ये समझाने के लिए मैंने कहा है, बाकी इसको किसी और वे में मत लेना, ठीक है, कि आप मुझे जलाने की बात कह रहे हो, ऐसा मत लेना आप लोग। बस फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बस समझाने के लिए ऐसा बोला, ठीक है। तो अगर आपको बुरा लग गया होगा तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए बोला कि दहन की क्रिया सजीव में होती है, मतलब किसी भी सजीव को हम जला सकते हैं। बकरी, हाथी, सांप, बिच्छू, किसी को भी जला सकते हैं ना। और निर्जीव दोनों में हो सकती है, यानी कि दहन कहाँ कहाँ हो सकती है? सजीवों में भी हो सकती है और निर्जीव में भी हो सकती है। कोयला, गोईठा, सब में हो सकती है। ये सब सभी निर्जीव है। चलिए, समझ में आया होगा। आगे देखिए, बहुत छोटा चैप्टर है, कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए बाबू, श्वसन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास की क्रिया शरीर के बाहर होती है। अब अभी कुछ देर पहले बताया था प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास का मतलब ऑक्सीजन अंदर आना, बाहर से अंदर आना, और उच्छ्वास का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर से शरीर के बाहर जाना। देखो अभी आपको समझाया था, यहाँ पे बाहर से क्या हो रहा है? बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जा रहा है, तो ये क्रिया बाहर हो रही है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहाँ होगी? बाहर, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होगी? श्वसन का मतलब जो शरीर के अंदर हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह जो भी हम ले रहे हैं, श्वसन के अंदर होगी ये क्रिया, और श्वासोच्छ्वास बाहर हो गए, ठीक है। इसमें एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, श्वसन जब होगा तो भोजन पचेगा, और भोजन पचने के लिए हमको बहुत सारे केमिकल चाहिए, एंजाइम चाहिए, जिससे भोजन पचेगा। तो इसमें एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि एंजाइम इसलिए चाहिए क्योंकि भोजन पचाना है ना, तो भोजन पचाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए। आगे बताएंगे एंजाइम वगैरह के बारे में। एंजाइम यानी केमिकल चाहिए हमें भोजन पचाने के लिए। बॉडी में बहुत तरह के जो है वो हार्मोन, केमिकल, एंजाइम बनते हैं जिससे भोजन पचता है, ठीक है। चलिए देखो बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैंने एक कोशिका का फिगर बनाया हुआ है समझाने के लिए, है ना। देखो ये कोशिका है, और कोशिका का देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा दूँ। देखिए, ये सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोशिका भित्ति। देखिए, इसके दूसरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक है। और देखिए, कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं? ये अंदर वाले जो ऐसे वगैरह जो दिया हुआ है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जो एकदम कोशिका द्रव्य के बीच में जो होता है, इसी को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक, ठीक है। फिर देखिए, ऐसे पतली 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 बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं बाबू? लाइसोसोम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आयताकार टाइप का होता है, इसको कहते हैं राइबोसोम, है ना। और भी चीज़ें हो सकती है इसमें, गोल्जी किरण हो सकती है, गोल्जी काय हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखो, यहाँ पे फिर से VVI पॉइंट कुछ लिखवाया हूँ मैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। तना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वात रंध्र कहते हैं। जड़, पतली सी नलिका होती है जिसे मूल रोम कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है इसीलिए मैंने इसको समझाया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। इसका क्या मतलब है?
कोशिका के चार, कोशिका का अंग, इसको तोड़ेंगे तो कोशिका का अंग होगा, मतलब कोशिका के देखिए कितने सारे अंग यहाँ पे हैं, ये सब कोशिका का अंग ही है। जैसे आपके अंग क्या क्या है, हाथ, नाक, मुंह, कान, बाल, त्वचा, ये सभी आपके अंग हैं। वैसे ही कोशिका का अंग क्या क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी ठीक है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी का, ये सभी कोशिका के अंग हैं। ठीक है, नाम इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए, रंध्र एवं वात रंध्र की श्वसन में क्या भूमिका है, रंध्र एवं वात रंध्र की श्वसन में क्या भूमिका है। चलिए, तो देखिए, रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। श्वसन में भूमिका पूछ रहा है, रंध्र क्या करता है श्वसन में, तो रंध्र पत्तियों में पाया जाता है एवं वात रंध्र तनों में पाया जाता है। सिंपल, पेड़ पौधों रंध्र एवं वात रंध्र दोनों के माध्यम से बाहरी वातावरण से क्या करती है, बताइए, श्वसन क्रिया करती है। सिंपल, तो रंध्र भी श्वसन क्रिया करती है और वात रंध्र भी श्वसन क्रिया करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको कहना है कि रंध्र और वात रंध्र दोनों पेड़ पौधों में पाया जाता है, रंध्र पत्तियों में पाया जाता है और वात रंध्र तनों में पाया जाता है, और ये दोनों मिलकर बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और पेड़ पौधों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, अगर आप इसका लेसन 1 नहीं देखे हैं तो आप जा करके देखिए, मैंने और विस्तार से वहाँ पे चर्चा किया हुआ है। चलिए, कुछ वीवीआई चीज़ें हैं। श्वसन के लिए समीकरण किसे लिखें, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, C6H12O6 ये भोजन है, भोजन हमारे बॉडी में जाता है तो वो किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ, 6O2। और हमारे बॉडी में एंजाइम बनता है, तो 3 चीज़ें, ग्लूकोज मतलब हमारा भोजन, इसको भोजन कहते हैं, ये फॉर्मूला है भोजन का, ठीक है, सूत्र है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन और ये एंजाइम, 3 चीज़ें जब मिलेगी तो क्या बनेगा हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या बनेगा, H2O जल, CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये जल बनेगा हमारे बॉडी में, ठीक है, और जो कि शरीर से बाहर जाएगा, ठीक है। और ये ऊर्जा, सबसे ज़रूरी चीज़ ऊर्जा बनता है। तो ये श्वसन का समीकरण है, इसको याद रख लीजिएगा एकदम, C6H12O6 प्लस 6O2 है ना, फिर एंजाइम C6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण लिखिए। ये सब मैंने पहले भी लिखवा चुका है, मतलब मैं लिखवा चुका हूँ, तो इसको आप जाकर देख लीजिएगा। इसको मैं प्रकाश संश्लेषण को मैं बेहतर तरीके से समझाया हूँ वहाँ पे लेसन 1 में, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, वीडियो को नहीं देखें तो, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, आप लोग देख लेंगे, वहाँ जा करके देख लेंगे। चलिए, एक और चीज़ है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में बनने वाला CO2 गैस जब रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसे ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए बाबू, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो, ये ऑक्सीजन देखिए, ये जब हमारे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन आकर के देखिए किसके साथ मिला, हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब मिलता है तो इसी को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब आपस में मिलता है और क्रिया करता है, भोजन का पाचन करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और देखिए, जब CO2 हमारे बॉडी में बना, इस फिगर को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। CO2 जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर से बाहर जाता है, ठीक है, क्योंकि रक्त ही लेके जाएगा बाहर, हमारे शरीर में रक्त हमेशा दौड़ता रहता है, तो यही रक्त CO2 को लेके जाएगा। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और ये बाहर जाता है तो इसी को कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बाहर जाएगा तो यही इधर वाला रक्त, इस इधर वाला रक्त क्या कहलाएगा, इधर वाला रक्त कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इधर वाला रक्त क्या कहलाएगा, कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए आगे देखते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन क्रिया में जब ऑक्सीजन O2 रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो उसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। समझ में आया होगा, दोनों लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। आप पूरी तरह से देखिए, अब मैं आप लोगों को परिवहन पढ़ाऊँगा और इसी तरह से माइंड मैप के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो अगर इसको मैं अगले वीडियो में लाऊँगा, अभी नहीं लाऊँगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आई रिक्वेस्ट यू, है ना, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास मैं करूँगा आप लोगों को, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
और बच्चों से मुझे काफ़ी प्यार होता है। आप लोग भी अपना प्यार मेरे ऊपर दिखाइए। आपके हित में आप अपने हित के लिए है ना मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका भी हित होगा, मेरा भी हित होगा, और हम दोनों साथ साथ मिल करके कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इतना प्यार से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसके बारे में आप अपने दोस्तों से भी चर्चा करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस राजा रॉयल क्लासेस को अच्छे से देखें। और मेरा नाम राजा है, ठीक है, और मुझे लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं। सर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी से सर बुलवाऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बड़े भाई की तरह हूँ, तो आप मुझे राजा भैया ही बोल सकते हैं। सर ठीक नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब इतना ही, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप अपने बिहार से प्रेम कीजिए, माता पिता से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, देश से प्रेम कीजिए, है ना, क्योंकि प्रेम ही जीवन का उत्थान है। प्रेम हमेशा रहना चाहिए, प्यार हमेशा बना रहना चाहिए, सबों से प्रेम कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ आज का जो क्लास होता है वो अंत होता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।